हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के 4th लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो डायरी लिखी है एक छोटी सी बच्ची ने लिखी है और उसमें वो क्या लिखती है और अपने थॉट्स के बारे में। एक स्कूल गोइंग गर्ल है और वो अपने एक्सपीरियंसेस को लिखती है, डायरी को ही अपना फ्रेंड मानती है। तो सबसे पहले इसमें ये जो दिया गया है कि ये बच्ची कौन है, कब लिखी डायरी और क्या हुआ उसके साथ, उसके बारे में थोड़ा सा जो है शार्ट में हम पढ़ लेते हैं। बिफोर यू रीड, एनलिस मैरी एन फ्रैंक, जिसका कि बर्थ हुआ था 12 जून 1929 फेब मार्च में और उसकी डेथ हो गई थी 1945 में। तो लगभग ये 14 ईयर की गर्ल थी और was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। तो बच्चों, ये जो बच्ची है इसने एक डायरी लिखी थी और ये 14 ईयर की गर्ल थी और ये डायरी उसने तब लिखी थी जब वो अपनी फैमिली और 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में छुपी हुई थी। छुपी हुई क्यों थी? क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब जर्मन ऑक्यूपेशन जब नीदरलैंड में हुआ था उस समय पर इनकी फैमिली छिप गई थी। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazis occupation extended into Netherlands। तो उनकी फैमिली जो है एम्स्टर्डम की तरफ चली गई थी जब नाजी लोग पावर में आए थे जर्मनी में, लेकिन वो जब नाजी लोग नीदरलैंड तक बढ़ गए तब इन्हें ढूंढ लिया गया। As persecution against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building। तो इनकी फैमिली जो है जुलाई 1942 में अब उनके फादर जो जिनका नाम ओटो फ्रैंक था उनकी हाइडिंग उनकी जो ऑफिस की बिल्डिंग थी उसमें छिप जाती है। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप was betrayed and transported to the concentration camp system where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister मार्गोट फ्रैंक। तो ये जो बच्ची थी जब 2 साल तो ये लोग इनकी फैमिली और ये सब लोग छुपे रहे, लेकिन 2 साल बाद जब इनको ढूंढ लिया गया और इन्हें कंसंट्रेशन कैंप में पहुंचा दिया गया जहां पर कि पहले एन की सिस्टर की डेथ होती है मार्गरेट फ्रैंक की और उसके बाद में ही इसकी भी डेथ हो जाती है। हर फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वार एंडेड टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। तो इनकी पूरी फैमिली में सब लोग ख़त्म हो जाते हैं और एक अकेले व्यक्ति इनके पिताजी बचते हैं और जब ये द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो वापस एम्स्टर्डम जाते हैं और वहाँ जाकर उनको ये डायरी मिलती है। कन्विंस दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो उनको लगता है कि ये जो बच्ची की डायरी है कि ये यूनिक रिकॉर्ड है, तो इसको वो डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से पब्लिश करवाते हैं। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944। तो ये एन फ्रैंक को डायरी उनके 13 बर्थडे पर दी गई थी और इसमें उनकी लाइफ का 12 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक का रिकॉर्ड है। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. There have also been several films, televisions, and theatrical production and even an opera based on the diary. Described as the work of mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victim। तो ये जो डायरी है ये एक तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और सबसे ज़्यादा पढ़ी गई बुक है और इस पे कई फिल्में बनाई गई हैं, टीवी के सीरियल या थिएटर में भी इसे दिखाया गया है, नाटक बने हैं। तो इसमें ये बताया गया है वो एक गवाह हैं उस नाजी ऑक्यूपेशन के समय किस तरीके की लाइफ थी उसका एक ये गवाह हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम डायरी के बारे में।
तो वो डायरी में जो लेसन शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है. राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर नो on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. तो सबसे पहले एन फ्रैंक लिखती हैं कि डायरी में लिखना मेरे लिए बहुत अजीब अनुभव है. इसलिए नहीं कि मैंने, एक तो ये कि मैंने इसके पहले कभी लिखा नहीं, दूसरा ये कि मुझे ये लगता है कि ना तो मैं खुद और ना ही कोई और एक 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की की लाइफ में कोई इंटरेस्ट होगा. खैर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे लगता है कि मुझे लिखना चाहिए और मुझे लिखने की ज़रूरत भी है क्योंकि मुझे अपने सारे दिल की बातें शेयर करनी हैं. क्या लिखना चाहती है वो? सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं. Paper has more passions than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. तो एन फ्रैंक कहती हैं कि जो पेपर होते हैं, कागज़ में ज़्यादा धैर्य होता है मनुष्यों से ज़्यादा. लोग इतनी हमारी बातें ध्यान से नहीं सुनते, जबकि हम कागज़ पर जो चाहें वो लिख सकते हैं. तो ये बातें मुझे तब समझ में आई जब मैं बहुत बोर हो रही थी, डिप्रेस्ड थी, घर पे ही मुझे रहना पड़ रहा था और मैं सोचती थी कि घर में ही रहूं कि बाहर जाऊं. ये युद्ध के समय की बात कर रही है. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more passions, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as to diary unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. तो वो कहती है कि ठीक है, मैंने डिसाइड किया कि मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँगी. हाँ, पेपर में ज़रूर अच्छा पैशंस होता है और मैं ये किसी और को ऐसे पढ़ने के लिए नहीं दूंगी जब तक कि मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई रियल फ्रेंड मिल गया है. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्ट मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस. आई डोंट हैव अ फ्रेंड. तो सबसे पहले एन फ्रैंक कहती हैं कि मुझे डायरी लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड. And I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. तो वो कहती हैं कि मैं पहले अपनी बात क्लियर कर दूं क्योंकि कोई ये विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की पूरी दुनिया में अकेली है. हाँ, मैं अकेली नहीं हूँ. मेरे लविंग पेरेंट्स हैं, 16 साल की मेरी बहन है बड़ी, और करीब 30 लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त कह सकती हूँ. आई हैव अ फैमिली, लविंग ऑन्ट एंड अ गुड होम. No, on the surface I seem to have everything except my one true friend. तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास प्यार करने वाला कोई नहीं है. सब हैं, घर भी अच्छा है, फैमिली भी है, लेकिन एक सच्चा दोस्त नहीं है. दोस्त तो उसने कहा कि मेरे 30 दोस्त हैं, लेकिन सच्चा दोस्त नहीं है. All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary. तो एन फ्रैंक कहती हैं कि कोई मेरा सच्चा दोस्त नहीं है. मैं एक सच्चा दोस्त इसलिए नहीं चाहती कि मैं उसको कुछ विशेष बात बताऊं, बल्कि मैं उसे रोज़मर्रा की जो ऑर्डिनरी चीज़ें हैं वो बात करना चाहती हूँ. और हो सकता है कि ये मेरी गलती हो कि मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकती, लेकिन ठीक है, अब जैसा भी है मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ. तो मुझे एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत है, इसलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. तो ये देखिए, वो कह रही हैं कि मैं जिस तरीके से बाकी लोग सब चीज़ें लिखते हैं डायरी में कि तारीखें लिखते हैं, उस दिन क्या घटना घटी, मैं इस तरीके से नहीं लिखूंगी, लेकिन मैं डायरी को अपना फ्रेंड बनाऊंगी. और फ्रेंड का कोई नाम देते हैं, इसलिए मैं अपनी इस डायरी का नाम देती हूँ. क्या नाम देती हैं वो? इसका नाम देती हैं किटी. ठीक है.
चलिए अब नेक्स्ट। Since no one would understand a word of stories of Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. तो अब वो कहती हैं कि यदि मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊं और किटी को पूरी स्टोरीज़ लिखना शुरू कर दूं, तो इसके पहले मैं चाहती हूं कि मैं अपनी लाइफ का जो है ब्रीफ स्केच दूं। अब ब्रीफ स्केच देना चाह रही हैं। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, क्योंकि वो ये बताना चाह रही है डायरी में कुछ भी लिखें तो जो भी पढ़े उसको पहले से जानकारी तो हो कम से कम, ताकि वो फैमिलियर हो पाए। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। माई सिस्टर मार्गोट, तो ये कह रही हैं कि मेरे फादर बहुत लविंग फादर हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। उन्होंने 36 ईयर की एज में शादी करी जब उनकी मदर कितनी थी, 25 की। और मेरी सिस्टर का नाम उन्होंने बताया मार्गोट, और उनका जन्म जो है फ्रैंकफर्ट में हुआ था जर्मनी में 1926 में। अब खुद का भी बता रही हैं, आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। आई लिव इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। 4 साल तक तो ये वहीं रहीं। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. My mother added to Holland. Frank went within to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. तो शुरू में तो क्या हुआ कि इनके फादर चले गए हॉलैंड, बाद में मदर चली गई, लेकिन मार्गट इनकी सिस्टर और ये दोनों कहाँ पर रहे, अपनी दादी के साथ। मार्गट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। तो ये दिसंबर में इनकी बड़ी बहन चली गई हॉलैंड और बाद में फेब में ये खुद भी चली गई। व्हेन आई वाज प्लंक डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गेट, और इस बात में वो कहती हैं कि एक तरह से मैं जो है बर्थडे प्रेजेंट के रूप में मार्गोट को दी गई। आई स्टार्टेड राइट अवे ऑन द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। तो 6 साल तक मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड द फर्स्ट फॉर्म इन द 6th फॉर्म। माई टीचर वॉज मिस्टर क्यूप्रेस, द हेड मिस्ट्रेस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर एज वी सेड हार्ट ब्रोकिंग फेयरवेल। तो एक ये इनकी जो है हेड मिस्ट्रेस हैं जिनका नाम है मिसिस क्यूप्रेस, और इनसे बहुत इनका अटैचमेंट रहता है, और जब ये एक दूसरे से अलग होते हैं तो दोनों ही रोते हैं। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। क्या हुआ, 1941 में इनकी दादी बीमार पड़ती हैं और ऑपरेशन होता है, इसलिए बिना किसी सेलिब्रेशन के साधारण सा इनका बर्थडे पास हो गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। नो वन नोज़, ये वाली चीज़ जो है आपको फिर पूछी जाएगी, क्योंकि इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस तरीके से उनको लगता है कि वो प्यार करती हैं। ये कहती हैं कि नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं समझ सकता कि मैं उनको कितना याद करती थी और कितना प्यार करती थी। तो ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन था, इसमें इन्होंने क्या किया, ग्रैंड मदर्स कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग द रेस्ट। तो बर्थडे केक के साथ में ग्रैंड माँ का भी कैंडल लगाया गया। The 4 of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. तो ये यहाँ तक 20 जून 1942 तक की डायरी लिखती हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं। Dearest Kitty, our entire class is quacking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teacher decided who will move up to the next from the and who will be kept back. Half the class is making bad. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jacques, who have stacked their entire holiday saving on their bed. तो ये कह रही हैं कि क्लास में बड़ी बैट लग रही थी, पूरी क्लास में बहुत आवाज़ें आ रही थी, और इनके पीछे जो 2 बच्चे थे सीएन और जैक्स, ये बार बार जो है अपनी पूरी सेविंग्स को शर्त में लगा दिया। ये एक दूसरे से क्या कह रहे थे, इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर। एक दूसरे से कह रहे कि तुम पास हो गए, नहीं मैं नहीं, तुम होगा। और इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्ट कांट calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. तो यहाँ पर एन फ्रैंक कहती हैं कि यदि पूछा जाए तो ये जो हमारी क्लास थी कि इसमें से
एक क्वार्टर जो है वो पूरी क्लास जो है वापस उसी क्लास में रह जानी चाहिए थी, लेकिन टीचर्स का कोई विश्वास नहीं कर सकते। I am not so worried about my girlfriends and myself. We will make it. The only subject I am not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. तो सब रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और एन फ्रैंक कहती हैं कि मुझे अपनी भी चिंता नहीं थी, अपनी गर्लफ्रेंड्स की भी चिंता नहीं थी, लेकिन एक ही सब्जेक्ट था जिसमें मैं श्योर नहीं थी और वो था मैथ्स। और तब तक हम एक दूसरे को सिर्फ यही कह सकते थे कि अपना हिम्मत नहीं हारें। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद माई ऑल टीचर्स, देयर आर 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women। अब बता रही है कि हमारी टीचर्स थी जिसमें 9 लोग थे, जिसमें 7 मैन थे और 2 विमेन थी। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचर्स मैथ्स वॉज अनॉयड विद मी। अब ये जो इनके मैथ्स टीचर हैं, है ना, मिस्टर किसिंग, ये इनसे गुस्सा होते हैं। क्यों गुस्सा होते हैं? बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि बहुत बातें करती हैं। आफ्टर सेवरल मॉर्निंग्स ही साइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। अब उन्होंने मुझे एक जब खूब नाराज़ हो गए तो उन्होंने एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, और एक्स्ट्रा होमवर्क का उन्होंने सब्जेक्ट क्या दिया? अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब बातूनी। चैटर बॉक्स के बारे में वो कहती हैं, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? चैटर बॉक्स के बारे में क्या लिख सकते हैं? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। आई डिसाइडेड और जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। मैंने क्या करा कि टाइटल लिख लिया। पहले तो समझ में ही नहीं आया कि क्या करें, तो मैंने टाइटल कॉपी में लिखा और उसको अपने बैग में रख दिया। फिर क्या हुआ? दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। पहले तो उसने सारे सब्जेक्ट का होमवर्क कंप्लीट किया, फिर एसे पर उसकी निगाह गई। आई बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। तो जैसे कि बच्चे टेंशन में करते हैं ना, तो उसी तरीके से फाउंटेन पेन की टिप को जो है चबाने लगी। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. तो जैसा कि बच्चे होमवर्क करते हैं कंप्लीट करने के लिए, तो वर्ड्स के बीच में जो है बिग स्पेसेस को भी छोड़ा जा सकता था, लेकिन इनको तो टॉकिंग के बारे में नेसेसिटी लिखनी थी। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर केसिंग हैड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। इसने फिर भी जो है इसके टॉकिंग के बारे में 3 पेजेस लिख लिए। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट स्टेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। तो सबसे पहली चीज़ तो ये लिखती हैं कि ये जो बात करना है, तो बात करना तो स्टूडेंट का स्वभाव होता है, लेकिन मैं इसे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करूँगी। फिर बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिडंट मोर एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो ये जो लाइन है ये बड़ी मज़ेदार है। वो कहती हैं कि मैं कोशिश तो करूँगी बात कम करने की, लेकिन ये जो मेरी आदत है ये मेरी माँ से आदत है। मेरी माँ भी बहुत बात करती है और इसलिए मैं भी करती हूँ, और जो हमारी जो पैतृक गुण होते हैं उनको हम बहुत ज़्यादा नहीं बदल सकते। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट। तो जो ये बात इन्होंने लिखी तो उससे उनको बहुत हंसी आई। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, तो पहले तो वो हंस दिए, लेकिन फिर दोबारा जब बात करने लग गई तो फिर उन्होंने क्या करा? उनको सेकेंड ऐसे लिखने को दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। पहले तो सिर्फ चैटर बॉक्स दिया था, अब इनकॉरिजिबल चैट बॉक्स है, मतलब जिसको कि सुधारा नहीं जा सकता, ऐसा चैटर बॉक्स। अब आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन। अब ये उसके बारे में लिखने लगी और कितने 2 लेसन तक तो वही लिखती रही। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे इंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड। अब ये एक और उन्होंने तीसरा होमवर्क दे दिया उनको कि अब चूंकि तुम लगातार बात कर रही हो तो तुमको तीसरा ऐसे दिया है, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब ये तो बड़ा अजीबोगरीब टाइटल था। क्या होता है? द क्लास रोर आई हैड टू लॉफ टू। कितना अजीबोगरीब टाइटल, तो इनको भी बहुत हंसी आ जाती है। दो आई वुड नेयरली एक्सास्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, क्योंकि जितने भी इनके विचार थे वो चैटर बॉक्स के बारे में वो सारे लिख चुकी थी।
इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। तो अब वो सोचती हैं कि अब तो कुछ ओरिजिनल लिखना पड़ेगा। अब इनकी एक दोस्त रहती हैं, माई फ्रेंड सैने, हु इज़ गुड एट पोएट्री, ऑफर टू मी टू राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्सेस एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। तो वो कहती है कि भाई इतनी बार तो ये जैसे गद्य में लिख चुकी थी, अब ये पोएट्री फॉर्म में लिखने के लिए कहती हैं। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद हिज दिस रिडिकुलस, अजीबो गरीब सब्जेक्ट देके वो हंसी उड़ाना चाहते थे, बट आई हैड मेक द श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। लेकिन इन्होंने उसके ऊपर ही जो है जोक बना दिया। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। मैंने पोएम कंप्लीट करी, बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन। अब क्या लिखा उन्होंने इस टॉपिक के बारे में कि एक मदर डक थी, एक फादर स्वाम था और उनके कितने बेबीज थे, 3 बेबी डकलिंग थे, हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। तो इन तीनों बच्चों को उनके फादर ने क्यों मार डाला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक करते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे। मिस्टर किसिंग ने इस जोक को अच्छे तरीके से लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। तो उन्होंने ये सबके सामने पढ़ के सुनाया, उस पर अपने कमेंट्स दिए और दूसरी क्लासेस में भी सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। तो इस तरह से जो है मुझे बात करने की भी अनुमति मिल गई और टीचर ने फिर एक्स्ट्रा कोई होमवर्क भी नहीं दिया। ऑन द कंट्रेरी मिस्टर किसिंग इज़ ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डे। और आजकल तो मिस्टर किसिंग जो मैथ्स के टीचर हैं उनके, वो भी आजकल जोक करते हैं। तो ये बहुत अच्छा परिवर्तन आया। और ये डायरी लिखिए योर्स एन, और ये जो डायरी जो ओरिजिनल रूप में लिखी गई है उस का नाम है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस पे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।